हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग द प्रेम्बल जो है, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर है इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का, जो हम लोग कर भी रहे हैं। ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ के फोर्थ चैप्टर जो अभी तक हमने थर्ड चैप्टर किया भी है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रेम्बल के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो प्रेम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसको हम देखते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि इसको याद करने का तरीका है SQDR। ठीक है। इसमें हो गया सोशलिस्ट सेकुलर एंड सॉरी सोवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर, SQ में D फॉर डेमोक्रेटिक एंड R फॉर रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, वो भी कैसा हो, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all. नेक्स्ट अगर हम देखें तो लिखा है फ्रैटर्निटी एस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें कुछ वर्ड्स जो है वो इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर नहीं थे, बाद में जाके 42nd हम देखेंगे भी कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 उसमें आपका कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया, जैसे सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, यहाँ पे इंटीग्रिटी जो है इसको ऐड किया गया है। लास्टली अगर हम देखें तो कंक्लूड कैसे किया गया है कि इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ पे ड्राफ्ट हुई थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। ठीक है। दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो हम जानते भी है कि 26 नवंबर जो है उस दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हुआ था 1949 में। डू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्चुअल जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो वो हमने देखा। अब देखो एक एक करके इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल एक्चुअल में है क्या कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका एक प्रीफेस है। मतलब सिंपल सा चीज़ है, कोई भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसके आगे में क्या है कि उसका एक प्रीफेस लिखा रहता है। प्रीफेस कहने का मतलब कि एक्चुअल में जो बुक्स के अंदर जो कंटेंट्स है उसका एक ओवरव्यू कह लो, या एक झलक कह लो, कि वो पता चलेगा कि अच्छा इस बुक के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है किन किन चीज़ों के बारे में जो है वो लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से हम अगर अपने प्रीफेस यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो जो एसेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि किन किन चीज़ों के लिए लॉज जो है आर्टिकल्स बनाए गए हैं, किन किन चीज़ों के लिए अगर हम देखें तो क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या फीचर्स है, वो बेसिक एक फीचर्स के रूप में, एक ब्लूप्रिंट के रूप में क्या है हमें प्रियम्बल को पढ़ के ही मिलता है। तो N.A. पलखी वाला जो थे साहब, इन्होंने क्या है कि जो प्रियम्बल है उसको कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिकली क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। इंडियन प्रियम्बल मेंशंस आइडियाज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ चार कंपोनेंट्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो हमने पढ़ा वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व, यानी कि मेन जो सोर्स है, पावर है, वो किसके पास है, पीपल ऑफ इंडिया के पास। वाई? बिकॉज पीपल ही तो रिप्रेजेंटेटिव को चुने हैं ना, एंड यही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। मतलब रिपब्लिक है, मतलब जो हेड भी रहेगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो भी आपका क्या है कि इलेक्टेड होगा। इसलिए एक्चुअल में जो पावर है वो किन के पास है, तो लोगों के पास है, पीपल ऑफ इंडिया। नेचर ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट कैसा होगा, यानी कि जो स्टेट है उसका बेसिक नेचर क्या है, तो सोवरेन है। सोवरेन हम लोग कहते हैं कि भाई इस स्टेट को चलने के लिए बाहर से किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, या कोई भी फैसला लेना है तो वो खुद ब खुद जो है इंडिपेंडेंटली ले सकता है, दूसरे कंट्री से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है, या दूसरे किसी अथॉरिटी से इजाज़त लेने की जरूरत नहीं है। तो सोवरेन है। सोशलिस्ट है। ठीक है, हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट जो है वो वर्ड को बाद में ऐड किया गया, सेकुलर को भी बाद में ऐड किया गया। डेमोक्रेटिक है क्योंकि डेमोक्रेसी है भाई, ये मोनार्कियल फॉर्म तो है नहीं। एंड रिपब्लिक है, यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट शुड बी एन इलेक्टेड पर्सन। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये JLEF, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड फाइनली डेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो कंक्लूजन में दिया गया है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। अगर हम सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मदन गोपाल काबरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर, जो कि 1953 के अंदर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना जो अथॉरिटी है वो सिटीजन ऑफ इंडिया से जो है वो डिराइव करती है। तो जो सोर्स है एक्चुअल में ये पता चल गया 1953 के ही अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट भी पास किया कि भाई जो मेन सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से है, तो सिटीजन से ही हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर को डिराइव करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि SQDR से याद कर लेना इसको, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सोवरेन की अगर हम बात करें तो सोवरेन कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसी कंट्री, वैसा स्टेट दैट गवर्न्स इटसेल्फ विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी, मतलब खुद का गवर्नेंस जो है वो खुद के हाथ में है। सोशलिस्ट की अगर हम बात करें, सॉरी, सोशलिस्ट की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की जा रही है, रेदर देन कम्युनिस्ट
कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो जैसे चाइना एंड रशिया के अंदर अगर हम देखें, यूएसएसआर में मेनली अगर हम देखें तो वहीं से इन्फ्लुएंस जो है वो देखने को मिलता है हमको सोशलिज्म, या जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो वहीं से ओरिजिनेट होता है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमारी जो सोशलिज्म है, मतलब सोशलिज्म कहने का मतलब क्या हो गया कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट की हम बात कर रहे हैं, या वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात कर रहे हैं। तो वेलफेयर कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा रादर देन कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कहने का मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की, भाई जो लेबरर्स है या पर्टिकुलर विमेन है, वैसी कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उस बेसिस पे नहीं है हमारा सोशलिस्ट। हमारा जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम लोग जो है वो फॉलो करते हैं, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, रादर देन कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। ये जो टर्म है सोशलिस्ट वो ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सीए कहने का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो आया था वो वाला नहीं है। मैं जहाँ पे भी मेंशन करता हूँ तो सीए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 के अंदर, तो सीए वही समझना। इंडिया हैज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसा कि हम जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब जो इकोनॉमी में अगर हम देखें तो दो तरह का इकोनॉमी हमें देखने को मिलता है। एक जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, दूसरा जो है वो कैपिटल इकोनॉमी होता है। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो इस दोनों का मिक्सचर यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी के रूप में होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेटाइज्ड भी हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ भी हमें देखने को मिलता है, विथ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सिंस एलपीजी रिफॉर्म्स, जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 1991 के अंदर, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स हम कहते हैं, शॉर्ट में इसको एलपीजी रिफॉर्म्स के रूप में याद रखना। इंडिया हैज़ एनकरेज्ड प्राइवेट सेक्टर्स टू एस्टैब्लिश, क्योंकि एनकरेजमेंट देना पड़ा, क्योंकि 1990 में कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, तो उसके बाद से क्या हो गया कि हमको अपनी इकोनॉमी जो है वो मजबूरन खोलनी पड़ी, मतलब ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ा। साथ ही साथ क्या है, जो प्राइवेटाइजेशन है, बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनीज है, सेक्टर्स है, उनमें डेवलपमेंट उसके बाद से ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है वर्ड, वो है सेकुलर। तो सेकुलर कहने का मतलब होता क्या है, सेकुलर कहने का मतलब होता है कि भाई जो स्टेट होगी वो रिलीजियस जो भी चीज़ें हैं उससे सेपरेट होगा, यानी कि बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बायसेस। कोई रिलीजियस बायसेस नहीं होगा कि पर्टिकुलर रीजन के प्रति जो है वो ज़्यादा हम कह सकते हैं फेवरिज्म है, साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति क्या है जो हेट्रेड या मतलब नहीं चाहना कि ये जो रिलीजन है वो फ्लोरिश करे, तो ऐसा कुछ नहीं। सेकुलर कहने का मतलब कि हर रिलीजन को क्या है, मान लो ए रिलीजन है एंड बी रिलीजन है, ये स्टेट हो गया, दोनों को क्या है इक्वल जो है वो ट्रीट कर किया जा रहा है, इसी चीज़ को सेकुलरिज्म हम कह रहे हैं। ये जो टर्म है सेकुलर, वो ब्रिटिश के एक ब्रिटिश थे जिनका नाम जॉर्ज जेकब था, उनके द्वारा जो है वो दिया गया था। ये भी टर्म क्या है ऐड किया गया बाद में प्रियम्बल के अंदर, जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद किया गया, मतलब उसी समय किया गया। अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो दो तरह का सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है, सॉरी सेकुलरिज्म, ठीक है। तो एक सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें तो एक सेकुलरिज्म कौन सा हो गया, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि भाई फुल सेपरेशन होगा, कि स्टेट को रिलीजन से जो है कोई भी मतलब नहीं होगा, तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एंड ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, जैसे यूएस के अंदर, यूके के अंदर, कि भाई स्टेट जो है वो बिल्कुल ही क्या है दखलंदाजी जो है वो नहीं करेगा रिलीजन के किसी भी मैटर में। दूसरा हो गया पॉजिटिव, हम कह सकते हैं सेकुलरिज्म, जो कि इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ स्टेट जो है वो क्या है न्यूट्रल है इन रिलीजियस मैटर्स, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स ऑल रिलीजन्स एंड एट द सेम टाइम गारंटीज रिलीजियस राइट्स टू एवरी सिटीजन। जैसे हम रिलीजियस राइट्स की भी बात करते हैं तो हमारे फंडामेंटल राइट में भी रिलीजियस राइट जो है वो आता है। एंड हम देखते भी है कि आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है वहाँ तक हमको रिलीजियस राइट्स जो है वो देखने को मिलता है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक कहने का मतलब क्या हो गया कि इट इज़ द स्टेट शुड बी रूल्ड बाय द पीपल। टाइप्स जो है वो दो तरह का देखने को मिलता है हमें, एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कहने का मतलब कि जो भी लॉज वगैरह मान लो बन रहा है, ठीक है, ये जो भी चीज़ें डिसाइड करना है, तो एक्चुअल में जो लॉज है या डिसीजन तो लोग कहाँ ले रहे हैं, पीपल ले रहे हैं क्या, नहीं। पीपल तो इंडिया में अगर तुम देखो तो अब देखोगे कि हम तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में भेजने के लिए, जैसे एमएलए के रूप में और पार्लियामेंट में एमपी के रूप में, एंड वो जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पे आपका किसी भी मान लो बिल है तो उसको पास कराने के लिए वो क्या है वोट दे रहे हैं, हम तो नहीं दे रहे ना कि भाई वोट देना है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो वहाँ पे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं किसी भी बिल को लेके या कोई भी जो डिसीजन लेना है उसको। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी समझो कि हम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है वो चुनते हैं एंड वो जो है फाइनली बिल या कोई भी डिसीजन मेकिंग का या पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के डेमोक्रेसी का जिक्र हुआ है, तो आइए देखते हैं कि दोनों क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है किसका, लोगों का इन डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। और ये ज़्यादातर हमें जो वैसे कंट्रीज में देखो, एक तो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहला कंडीशन क्या होगा कि ये डेमोक्रेसी एक कह लो मैच्योर डेमोक्रेसी है।
मैच्योर डेमोक्रेसी कहने का मतलब हो गया कि वहाँ पे बहुत पहले से ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो चलता आ रहा है, तो लोग जो है वो काफ़ी हैबिचुअल है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, कि भाई पॉपुलेशन जो है वो कम होना चाहिए, तभी तो लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे। अब मान लो हमारी कंट्री में 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, कहाँ लोग पार्टिसिपेट इतने सारे कर पाएंगे, कौन सा ऐसा प्रोसीजर होगा, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जो है वो क्या, सिंपल समझो एक कंस्टिट्यूएंसी में जो वोटिंग का प्रोसेस होता है, ये क्या हो रहा है कि बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है, और काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक है, बहुत बड़ा टास्क है इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि जो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज है उनके अंदर क्या है कि वोटिंग का जो प्रोसेस है वो करवाए। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगेन हर बिल के लिए हम बार बार क्या है वो प्रोसेस नहीं फॉलो कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उन कंट्रीज के अंदर ज़्यादा फिजिबल है जिनका पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कम है, ठीक है। एंड इट इज़ डन थ्रू कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, रेफरेंडम की बात की जाती है। ये क्या है, फ्रेजिंग ऑफ वोट, मतलब फ्रेजिंग ऑफ वोट कहने का मतलब कि कोई डिसीजन जो है उसके लिए क्या है, वोटिंग जो है वो किया जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में ही पॉसिबल है। ये गिव ओपिनियन ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, कि भाई कोई भी चीज़ आया उसको या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या तो रिजेक्ट किया जाएगा। ये सिटीजन्स के द्वारा रेफरेंडम्स जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है। एंड यूजुअली एम्पावर द पीपल। दो ऑप्शन होता है, ये सॉरी दो टाइप्स होते हैं इसके अंदर, एक मैंडेटरी होता है कि भाई देना ही देना है या तो येस और नो, दूसरा ऑप्शनल भी रेफरेंडम्स हमें देखने को मिलता है कि सेलेक्टिव होता है कि भाई आप जो है वो वोटिंग दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते ऐसा, ठीक है। दूसरा जो है वो है टर्म, वो है प्लेबिसाइड। याद रखना ये है वोट इटसेल्फ। जनरली ये देखने को मिलता है अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जहाँ पे स्विच ओवर होता है, वोट ऑन अ क्वेश्चन गिवन टू द पीपल विच इंप्लाइज अ चेंज इन सोवरेनिटी। मतलब चेंज इन सोवरेनिटी कहने का मतलब क्या है कि प्लेबिसाइड जो है वो करवाया जाता है। मान लो कि एग्जिस्टिंग एक किंग है, भाई वो पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो मान लो कि किसी एक्स गवर्नमेंट को, अब यहाँ पे वोटिंग होगा कि भाई किंग ही रहे या एक्स गवर्नमेंट बने। तो इसी चीज को क्या है, प्लेबिसाइड के थ्रू जो है वो सोवरेनिटी में जो चेंज होता है, मतलब जो हेड है उसमें अगर चेंज हो रहा है किसी भी स्टेट का, तो वहाँ पे प्लेबिसाइड जो है वो किया जाता है। एंड प्लेबिसाइड क्योंकि हेड का चेंज हो रहा है, तो हेड के द्वारा यानी कि अथॉरिटीज के ही द्वारा इनिशिएट किया जा सकता है। सिटीजन के द्वारा जो है वो रेफरेंडम जो है वो किया जाता है। जनरली ये क्या है, गवर्नमेंट को जो है वो एम्पावर करता है, जबकि अगर हम रेफरेंडम्स देखें तो ये लोगों को एम्पावर कर रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्यों, क्योंकि जो पावर ट्रांसफर होगा तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जो है वो बनेगी ही बनेगी, ठीक है, स्टेट की। तो प्लेबिसाइड एक टर्म हो गया, दूसरा रेफरेंडम्स हो गए, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक टर्म है जिसको रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक्स पार्टी का, कोई भी मान लो एक हम नाम रख दे रहे हैं, जैसे मान लो कि एल्बर्ट, ठीक है, एक्स पार्टी है जिसके एल्बर्ट साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट कह लो। अब यहाँ पे क्या है कि लोग जो है पीपल, इनको लगा कि भाई ये जो है अल्बर्ट साहब ये कुछ धांधली कर रहे हैं, सही ढंग से जो है काम करना जो है वो नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या है कि इनको वक्त, मतलब इनका टेन्योर जो है वो 5 ईयर्स का है, ठीक है। 5 ईयर से पहले ही क्या है इनको वापस मतलब बुला लिया जाएगा, हटवा दिया जाएगा, एंड फिर से री इलेक्शन की जो डिमांड है वो की जाएगी। इसी चीज को रिकॉल कह रहे हैं। तो इट इज अ पॉलिटिकल डिवाइस दैट अलाउज वोटर्स टू डिमांड रिमूवल ऑफ अ पब्लिक ऑफिशियल बिफोर एंड ऑफ हिज टर्म। इनिशिएटिव की बात करें तो यहाँ पे सिटीजन जो है वो एनेबल होते हैं टू प्रपोज पॉसिबल इनैक्टमेंट। जैसे इसी के थ्रू क्या है, कैलिफोर्निया के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो रिड्यूस किया गया था 57%, मतलब जो इम्पोज किया गया था कैलिफोर्निया स्टेट के द्वारा लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स वो काफ़ी ज़्यादा था, तो लोगों ने इनिशिएट किया खुद से। तो इसी को इनिशिएटिव कह रहे हैं कि भाई जो है हम इतनी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब इलॉजिकल है, या मतलब समझो कि नॉन फिजिबल है कि दे नहीं सकते इतने, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस केस में 57% जो है वो रिडक्शन हमको प्रॉपर्टी टैक्स में देखने को मिला आफ्टर दिस इनिशिएटिव। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की हम बात करें तो इट फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलता है। फिर एक टर्म है जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर सिटीजंस हैव द राइट टू चूज द हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गए, प्रेसिडेंट साहब हो गए। तो प्रेसिडेंट साहब जो है वो आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही क्या है, जैसे मान लो कि गवर्नर स्टेट के अंदर हो गया हेड ऑफ द स्टेट, और कंट्री वाइज देखो तो प्रेसिडेंट साहब हो गए। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वहां पे इलेक्शन क्या है, डायरेक्टली होता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली हमें देखने को मिलता है। अब देखो, अगर हम इंडियन स्टेट मतलब प्रियम्बल के अंदर जो मेंशन है कि इंडियन स्टेट जो है वो कैसा होना चाहिए, क्या ही ऑब्जेक्टिव होगा, तो जस्टिस दिया जाएगा, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। एंड ये जो जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सोशल हो, इकोनॉमिक हो और पॉलिटिकल हो, ये रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान मतलब जो कि 1917 में हुआ था उससे लिया गया है जस्टिस का कॉन्सेप्ट। दूसरा जो है वो लिबर्टी प्रोवाइड करने की बात कही गई। लिबर्टी हम लोग किसको कहते हैं, एब्सेंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ सॉरी एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, इसको थोड़ा सही। ये आपका एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज, एंड ये एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन
जबकि क्वालिफाइड होता है। जैसे मान लो लिबर्टी जो है, आपको लिबर्टी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये एक लिबर्टी है ना कि आप जो चाहे जो है वो मन में आप बोल सकते हैं, अनलेस अनटिल वो हेट स्पीच ना हो, किसी के बारे में बुराई ना कर रहे हो, किसी चीज़ को मतलब किसी एंटिटी को या किसी लोग को गाली नहीं दे रहे हो। तो उस केस में क्या है कि आप जो है अपनी बात बिल्कुल ओपनली रख सकते हो, इंडिपेंडेंट तरीके से, कोई भी प्रेशराइज आपको नहीं करेगा अपने बातों को बदलने के लिए। तो ये क्या हो गया, लिबर्टी हो गया। लेकिन ये क्या है, ये तो क्वालिफाइड है ना, गवर्नमेंट जब चाहे तो ये जो है पावर वो आपसे ले सकती है कि भाई जो आप जो है वो कुछ भी नहीं बोलिएगा, आप शांत रहिएगा। मतलब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सॉरी हाँ, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो एक क्वालिफाइड लिबर्टी है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो जो है एब्सोल्यूट है कि हमेशा रहेगा, जीवन भर रहेगा, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है। इक्वलिटी की अगर हम बात करें तो सिविक है, जो कि आर्टिकल 14, 15, 17 में हमें देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी जो कि 16 में देखो एम्प्लॉयमेंट है इसमें, कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। आर्टिकल 325 है, पॉलिटिकल इक्वलिटी हमें देखने को मिलता है। फ्रेटर्निटी की बात करें तो फ्रेटर्निटी है क्या भाई, तो इट इज़ अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, आर्टिकल 51A के अंदर जो है इसको मेंशन किया गया है। एंड अगर हम फ्रेटर्निटी जो है वो वर्ड देखें तो प्रेम्बल के अंदर उसका दो मेन पार्ट है, उस चीज़ पे फोकस किया गया है। पहला कि फ्रेटर्निटी जो है इट इज़ अज्यूमिंग डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन। तो पहला चीज़ क्या है कि इंडिविजुअल का जो लाइफ है, इसी से देखो अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू लाइफ जो है कि भाई इंडिविजुअल जो है वो मियर एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि भाई एक जानवर जैसा रह रहा है, कि राइट टू लाइफ है तो एक रूम में उसको बंद कर दो, जिंदा तो है ना, तो वैसा नहीं, डिग्निफाइड लाइफ की बात की जाती है, वो इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। तो यहीं पे एज्यूमिंग डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल की एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल की पर्सनालिटी रहे, साथ ही साथ क्या है लोग जो है फ्रेटर्निटी भाईचारा रहेगा तब तो, क्योंकि हमारी कंट्री का मेन जो क्या लो वो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारा, डिफरेंट रिलीजन है, रेस है, डिफरेंट कास्ट है, फिर भी क्या है कंट्री जो है यूनाइटेड है। तो बेसिकली इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक सेंस ऑफ ब्रदरहुड जो है वो नहीं रहेगा, कि भाई हम महसूस करें कि भाई दूसरे धर्म के भी लोग जो है हमारे भाई बहन हैं, और साथ ही साथ दूसरे मान लो कास्ट है, तो हम में वो डिफरेंसेस जो है वो मतलब सोच के लेवल पे जो है वो मेंटेलिटी के लेवल पे ना रहे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में वो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी यूनिटी ऑफ नेशन को रिप्लेस करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन जो है वो किया गया इस चीज़ को, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किया गया इसको। तो यहीं पे देखो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इससे सेकुलर वर्ड ऐड किया था, सोशलिस्ट किया गया था, एंड इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो ऐड किया गया था। अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखें प्रेम्बल का, तो वो है डेट ऑफ एडॉप्शन। तो 26 नवंबर 1949 को तो आर्टिकल्स कौन कौन से उसी दिन से आपके इनैक्ट हो गए थे, या हम कह सकते हैं इन्फोर्स्ड हो गए थे, वो है आर्टिकल 394, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। तो 394 जो है वो पहले में लिखा है। तो और जितने रिमेनिंग जो आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज 1930 के अंदर जो है लाहौर सेशन के बाद क्या है जो हम कह सकते हैं कि अनफोल्ड हुआ था ट्राई कलर फ्लैग, तो उसको पूर्ण स्वराज डे जो है डिक्लेयर किया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसी वजह से जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ आपको कब 26 नवंबर 1949, तो दिन तय किया गया कि इस दिन से जो है वो अदर प्रोविजन जो है वो लागू होंगे। अगर हम प्रियम्बल के इंपॉर्टेंस की बात करें कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्रियम्बल, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि प्रियम्बल के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इन्यूमरेट किया गया है, या हम कह सकते हैं उसका एसेंस जो है या पूरा सार कह लो कि कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रियम्बल ही शो करता है कि क्या क्या चीज़ें जो है वो इसके अंदर होंगी। तो इसीलिए के.एम. मुंशी साहब जो थे उन्होंने प्रियम्बल को पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा कि भाई ये क्या है, एक पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। टू क्रिटिकल एस्पेक्ट है प्रियम्बल का। पहला क्या हो गया कि इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर्स, यानी कि ये सोर्स नहीं है लेजिस्लेटिव पावर का, मतलब प्रियम्बल से आपको पार्लियामेंट को कोई पावर नहीं मिल रहा कि वो लॉ बना ले, आर्टिकल से मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल से मिलेगा। साथ ही साथ प्रियम्बल क्या है, एक हम कह सकते हैं कि प्रोहिबिशन भी नहीं है कि पार्लियामेंट कोई एक्ट बना रही है, ठीक है, और प्रियम्बल के थ्रू क्या है इसको रोक दिया जाए कि भाई प्रियम्बल में ये चीज़ तो मेंशन ही नहीं है, आप कैसे बना रहे हो। तो ना तो ये क्या है सोर्स ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है, ना ही क्या है प्रोहिबिशन है लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर, ठीक है। दूसरा प्रियम्बल जो है वो क्या है नॉन जस्टिसिएबल है। अब इसी चीज़ को लेके क्या है कि कई बार डिबेट हुआ प्रियम्बल को लेके कि भाई प्रियम्बल जो है वो क्या पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो इनिशियल जो सुप्रीम कोर्ट का जो केसेस हुए उनके अंदर जो डिसीजन या वर्डिक्ट आया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कुछ है, जैसे कि 1960 के अंदर बेरूबारी केस जो है वो हुआ था, एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। पहली बार
कब एक्सेप्ट हुआ? तो 1973 के अंदर केशवनंदा भारती जो केस हुआ था, एंड उसके अंदर एक्सेप्टेंस हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई प्रियम्बल जो है वो क्या है, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरा, इज प्रियम्बल लीगली एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ? तो 1995 में एलआईसी केस हुआ, तो उसमें बताया गया कि भाई ये जो है नॉट एनफोर्सिएबल है। क्या प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो 1973 के अंदर केशवनंदा भारती केस में प्रियम्बल जो है वो क्या है, बेसिक एलिमेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एंड बोला गया कि ये जो है इसको चेंजेस जो है वो नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या है 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसका पॉसिबल नहीं है अंडर 368 आर्टिकल। प्रेम्बल इज ओनली वंस अमेंडेड, एक ही बार अमेंड किया गया। कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तीन वर्ड जो है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया पहले भी, कि तीन वर्ड जो है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी जो है वो ऐड किया गया। यानी कि प्रियम्बल अब तक सिर्फ और सिर्फ एक बार जो है अमेंड किया गया है। प्रियम्बल नॉन इन्फोर्सिएबल है थ्रू द कोर्ट्स, एंड जो प्रियम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक एलिमेंट जो है वो अल्टर नहीं हो सकता है अंडर द आर्टिकल 368। फिर क्या है भाई कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, आपका पार्ट है। तो याद रखना दो केस, एक है 1960 के अंदर बेरूबादी यूनियन केस जो था, उसके थ्रू बोला गया कि भाई नहीं है, पार्ट नहीं है। लेकिन हाँ, केशवनंदा भारती केस जो है 1973, उसमें एक्सेप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आगे हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर कवर करेंगे, उसका समझो प्रीफेस तो हमने पढ़ लिया प्रेम्बल के रूप में। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो